हेलो, गुड इवनिंग। 2 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद एक दो लोग और आते हैं, उनके लिए वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। See, let's start. So, last class we were discussing about conductors. कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो कंडक्टर्स का कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया। सो आई जस्ट लाइक टू रिकैप वो प्रॉपर्टी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। यदि हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, कैसा भी कंडीशन क्रिएट कर लें, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो रहेगा वो जीरो रहेगा। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर always resides on outermost surface। यदि एक्सेस चार्ज देते हैं कंडक्टर को तो वो हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है। इफ वी हैव कैविटी देन ऑल्सो एक्सेस चार्ज will be on outermost surface। ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। क्योंकि कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहेगा, इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है कि dV बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाई डी आर, ये होता है। तो यदि यदि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसीलिए हम कहते हैं E जीरो है तो V जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑफ कंडक्टर। There are some more characteristic of conductor which I will not discuss right now। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगा। बट दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस, जो हम लोगों ने कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था उसका एप्लीकेशन। तो बेसिकली जब हम अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट को, कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को, तो हम दो तरीके के सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। एक स्फेरिकल सिचुएशन या स्फेरिकल कंडक्टर के केस में अप्लाई करेंगे, और दूसरा जो है वो प्लेट कंडक्टर के केस में अप्लाई करेंगे। दीज आर द टू सिचुएशन जहां पे हम अप्लाई करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर को। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर दो तरीके का होगा। एक होगा हॉलो, ठीक है, जिसे मतलब जहां पे R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि इनर रेडियस यदि हमारे पास इस तरह से है R1
और R2 कंडक्टर, R1 इज इक्वल टू R2, ये जो है इसे हम हॉलो स्फेरिकल शेल कह के बुलाएंगे। जहां पे भी वर्ड रहेगा शेल तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बहुत ही पतला, लाइक द शेल ऑफ एन एग। एक अंडा होता है, अंडा बहुत ही पतला होता है, अंडा का जो आउटर शेल होता है, वैसा ही एक कंडक्टर, मतलब अंदर में पूरा हॉलो है और एकदम पतला सा लेयर है। लाइक एल्युमिनियम फॉयल लिए और एल्युमिनियम फॉयल से हमने एक बॉल बना दिया, ठीक है, तो वो बेसिकली हो जाएगा हॉलो स्फेरिकल शेल। उसमें इनर और आउटर रेडियस दोनों बराबर होंगे। और एक होगा थिक स्फेयर, इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर नहीं होगा। से हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, लेट्स से R1 और R2, वेयर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ठीक है। तो अंदर में कैविटी होगा और कुछ सॉलिड होगा। तो बेसिकली हम जो एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, तो एप्लीकेशन हम स्फेरिकल कंडक्टर और प्लेट कंडक्टर में देखेंगे। तो दो तरीके का कंडक्टर के लिए एप्लीकेशन देखना है, स्फेरिकल एंड प्लेट। और स्फेरिकल दो तरीके का देखना है, एक हॉलो स्फेरिकल शेल और एक थिक स्फेयर। तो हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलो स्फेरिकल शेल और प्लेट कंडक्टर। थिक स्फेयर का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर हॉलो एंड प्लेट कंडक्टर। सो वी विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज हॉलो स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फेरिकल शेल से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सो आई विल बी डूइंग दिस थ्रू एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन। मैं इसे एग्जाम्पल और क्वेश्चन के माध्यम से करूंगा। सो कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क। तो सबसे पहले, ठीक है, आई विल बी गिविंग अ सीरीज ऑफ इजी क्वेश्चंस, ठीक है, और पूछता जाऊंगा। इफ पॉसिबल आप आंसर बताते जाइएगा। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, बस इस तरह से मैं बनाऊंगा, इसका मतलब स्फेरिकल शेल, अंदर पूरा खाली है, R1 इक्वल्स टू R2 है, और मैं इसे चार्ज दे रहा हूं। आई एम प्रोवाइडिंग अ चार्ज Q टू दिस, इसे मैं चार्ज Q प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरा सवाल आपसे है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जब मैं कहता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये जो स्फीयर है इसके पास कुछ सरफेस होगा और कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये चार्ज कहाँ पे जाके लोकेटेड होगा वो मैं पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सिंस ये एक कंडक्टर है और ये हॉलो कंडक्टर है, तो इसके पास दो सरफेस होंगे। देयर विल बी टू सरफेस, एक होगा इनर सरफेस और एक होगा आउटर सरफेस। और जब भी हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहां पे जाके डिसाइड करेगा, बता सकते हैं? कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर विल द चार्ज डिसाइड व्हेन आई प्रोवाइड अ चार्ज टू अ कंडक्टर? चार्ज कहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है? समबडी? हाँ, आउटर सरफेस। तो ये पूरा चार्ज जो मैं क्यू चार्ज दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज जो होगा ये आउटर सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनर सरफेस पे चार्ज जो होगा वो 0 होगा और आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा Q हो जाएगा। तो आंसर व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर होगा कि इनर सरफेस पे, यू विल आंसर इट लाइक दिस, कि इनर सरफेस पे 0 चार्ज होगा और आउटर सरफेस पे Q चार्ज होगा। दिस इज हाउ यू विल आंसर। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके सेंटर पे मैंने Q चार्ज पुट कर दिया, और अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ऑन द स्फीयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्यू चार्ज को, एक हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया और मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस इज लाइक अ कैविटी। कैविटी में जब यदि हम चार्ज रखते हैं तो कैविटी का इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा -q, और इसके आउटर सरफेस पे भी एक चार्ज आ जाता है जो कि सेम एज कैविटी के अंदर जो चार्ज रखे वो Q। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर। तो इनर सरफेस पे हम लिखेंगे -q और आउटर सरफेस पे हम लिखेंगे +q। और इन दोनों चार्ज को क्या नाम देते हैं, इन चार्ज को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है कि कोई भी चार्ज रखते हैं, इसके कारण यदि कंडक्टर में सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है तो उसे इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। सो आई होप ये दोनों सबके समझ में, आप लोगों के समझ में आया ये दोनों सिचुएशन, कि मैंने क्यू चार्ज दिया कंडक्टर को तो वो पूरा का पूरा बाहर में चला गया। मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया कंडक्टर के कैविटी के अंदर, तो कंडक्टर के इनर और आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो गया चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट। और इसका रीजन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो नेट चार्ज इंक्लोज जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो एक +q ऑलरेडी है तो एक -q हो जाना चाहिए और दोनों मिलके जीरो हो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रीजन इसका। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कि हमारे पास हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर पे मैंने Q1 चार्ज रखा और स्फीयर को मैंने Q2 चार्ज दिया, और क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दो सरफेस है इनर और आउटर, तो आपको बताना है कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा इस हॉलो स्फीयर के। सो जस्ट बताइए, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बता सकते हैं आप। एनीबडी हु वांट्स टू आंसर, कि मैंने स्फीयर के अंदर Q1 चार्ज रखा और स्फीयर को Q2 चार्ज दिया, तो दोनों सरफेस पे कितने कितने चार्ज होंगे। इनर पे -Q1 और आउटर पे Q1 + Q2। वेरी गुड। तो बेसिकली सही आंसर है कि हमारे पास ये जो इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस पे हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा। कितना माइनस चार्ज आएगा, -Q1 आ जाएगा। और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 + Q2 चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे इनर सरफेस पे -Q1 हो जाएगा और आउटर सरफेस पे Q1 + Q2 हो जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज है इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये -Q1, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, और यहाँ पे ये जो +Q1 है ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है, और ये जो Q2 है ये एक्सेस चार्ज है। दिस इज एक्सेस चार्ज। सो आई होप आपको इंड्यूस चार्ज, एक्सेस चार्ज, इन सब के बीच में फर्क पता होगा। ठीक है, इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम विद दिस इंड्यूस चार्ज, एक्सेस चार्ज, और ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इसमें यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई दिक्कत है तो आप अभी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा अब मैं कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ सिचुएशन को। सो ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं इसमें यदि कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, यदि है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप क्वेश्चंस नहीं है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली दीज आर थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं क्वेश्चन के रूप में डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कॉन्सेंट्रिक शेल
कॉन्सेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। तो मतलब कि यदि हमारे पास एक स्फीयर है और इसी के चारों तरफ एक दूसरे स्फीयर को रख देते हैं और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, और ये दोनों दे आर टू स्फीयर, ये दो अलग अलग स्फीयर हैं, तो हमारे पास कितने सरफेस होंगे टोटल? हमारे पास 4 सरफेस हो जाएंगे। कौन कौन से 4 सरफेस होंगे? तो 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 4 सरफेस हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमने शेल्स लिया है, कॉन्सेंट्रिक लिया है। सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटर पे Q1 चार्ज रखता हूं और आपसे पूछता हूं व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब मैं पूछूंगा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको दोनों स्फीयर पे बताना है, और 2 स्फीयर हैं, 4 सरफेस हैं। तो यदि हम इनर स्फीयर लें, तो इनर स्फीयर का 2 सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा और एक आउटर सरफेस होगा। उसी तरह से आउटर स्फीयर का एक इनर स्फीयर होगा और एक आउटर स्फीयर होगा। तो यदि मैं सेंटर पे Q1 चार्ज रखता हूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि हमारे पास एक -Q1 चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा। यदि -Q1 इनर पे आएगा तो इधर की तरफ +Q1 आ जाएगा। यदि यहाँ पे +Q1 आएगा तो यहाँ पे एक -Q1 आ जाएगा, और यदि यहाँ पे एक -Q1 आएगा तो यहाँ पे एक +Q1 आ जाएगा। तो इनर सरफेस यहाँ पे -Q1 चार्ज, यहाँ पे +Q1 चार्ज, यहाँ पे -Q1 चार्ज और यहाँ पे +Q1 चार्ज, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यदि मैं इसी में एक अगला क्वेश्चन ऐड कर दूं कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और सेंटर पे मैं एक चार्ज रख देता हूं Q1, लेट्स से मैं सेंटर पे एक चार्ज रख देता हूं Q1 और मैं इसे चार्ज दे देता हूं Q2 और इसे चार्ज दे देता हूं Q3। तो अब क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा यहाँ पे कि यदि हम इनर स्फीयर लें, इनर स्फीयर का 2 सरफेस, इनर एंड आउटर, और हम आउटर स्फीयर लें, आउटर स्फीयर का 2 सरफेस, इनर एंड आउटर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि हमारे पास इस माइनस ये Q1 के कारण यहाँ पे एक -Q1 हो जाएगा और आउटर सरफेस पे Q1 + Q2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आता है। और यदि ये Q1 + Q2 हो जाएगा तो यहाँ पे -Q1 + Q2 हो जाएगा। क्यों -Q1 + Q2 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जितना अंदर में चार्ज रहता है वही कैविटी के सरफेस पे उसका इक्वल एंड ऑपोजिट अपीयर होता है। तो बाहर वाले स्फीयर के अंदर में Q1 + Q2 चार्ज है, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +Q1 + Q2 + Q3। सो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो होगा, इनर वाले पे हो जाएगा -Q1, फिर इधर की तरफ हो जाएगा Q1 + Q2, यहाँ पे हो जाएगा -Q1 + Q2, और आउटर पे हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने बताया है? किसी को कोई दिक्कत इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में? एनीबॉडी? चलिए, वेरी गुड। सो आई विल राइट डाउन अ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपको हमेशा हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेटमेंट इस तरह से है कि when there are concentric shells, when there are concentric shells, दो स्टेटमेंट याद रखना है, on the two surface, on the two surface facing each other, facing each other, charge is equal and opposite, और दूसरा स्टेटमेंट है on the outermost surface,
जो बाहर वाला स्फीयर होगा उसका जो बाहर वाला सरफेस होगा उसको कहते हैं आउटर मोस्ट सरफेस. ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस द टोटल एक्सेस चार्ज गिवन टू सिस्टम विल अपीयर. यदि आपको ये दो स्टेटमेंट याद होगा तो आप स्फेरिकल शेल के केस में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप आराम से बता सकते हैं कि क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जस्ट टू सी कि वेदर यू आर एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट और नॉट. द क्वेश्चन इज दैट इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 3 शेल्स. 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं हमारे पास. सो हमारे पास 3 ये जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इन चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सेंटर पे एक चार्ज Q दिया गया है, आउटर मोस्ट शेल को चार्ज 4Q दिया गया है, सेकेंड वाले स्फीयर को चार्ज -2Q दिया गया है. और क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज distribution, find the charge distribution on all the surface of shell. तो तीन शेल्स हैं यहाँ पे, तो टोटल 6 सरफेस होगा. आपको ऑल द 6 सरफेस पे, ठीक है, नाम मैं दे देता हूं स्फीयर का ताकि आप, इस स्फीयर का नाम A है, इस स्फीयर का नाम B है और इस स्फीयर का नाम C है. तो आपको बताना है कि A के इनर और आउटर पे कितना चार्ज होगा, B के इनर और आउटर पे कितना चार्ज होगा और C के इनर और आउटर पे कितना चार्ज होगा, ये बताना है आपको. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एंड जस्ट टेल द आंसर. क्या सब आ रहा है? सर. हाँ जी सर, A के इनर पे -Q, A के इनर पे -Q, आउटर पे +Q. एक सेकेंड रुक जाइए, मैं लिखता जाता हूँ. A के इनर पे -Q, आउटर पे +Q. +Q, B के इनर पे -Q. B के इनर पे -Q, यस. आउटर पे -Q अगेन. -Q, C के इनर पे Q +Q +Q और आउटर पे +3Q. +3Q. चलिए, बाकी सबका भी आंसर सेम आ रहा है. सो लेट्स सी. सबसे पहला जो है, बाहर से शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा कि ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस द टोटल एक्सेस चार्ज गिवन टू द सिस्टम विल अपीयर. तो टोटल एक्सेस चार्ज, जो टोटल एक्सेस चार्ज होगा वो हो जाएगा 4Q प्लस -2Q प्लस Q. तो ये हो जाएगा 4 to 6 415 -2Q. तो टोटल एक्सेस चार्ज जो है वो 3Q है. तो C के आउटर पे 3Q जो बताया है वो एकदम सही बताया गया है. अब हमें पता है कि C का 2 सरफेस है. C का जो सरफेस है एक इनर प्लस आउटर, तो हम कह सकते हैं Q इनर प्लस Q आउटर. यदि हम C का बात करें तो C में यदि Q इनर और Q आउटर ऐड करें तो टोटल चार्ज जो आना चाहिए वो 4Q आना चाहिए, क्योंकि C के पास टोटल चार्ज कितना है, C के पास टोटल चार्ज 4Q है. और C के आउटर पे हम लोगों ने थ्योरम लगा के 3Q पता कर लिया है. तो इनर पे क्या हो जाएगा, इनर पे हो जाएगा आउट 3Q इज इक्वल टू 4Q. सो Q इनर इज इक्वल टू Q. तो आपने जो Q बताया वो भी एकदम सही है. फिर अब यदि इनर पे Q हो गया, यहाँ पे हमने कितना, यहाँ पे 3Q हो गया, यहाँ पे Q हो गया. अब इनर पे यदि इधर Q हो गया तो यहाँ पे -Q आना है. क्यों? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट आना है. अब यदि यहाँ पे -Q आ गया और टोटल चार्ज -2Q है तो इनर वाले पे भी -Q आएगा. और यदि इस इनर पे -Q आ गया तो इसके सामने वाले पे
प्लस क्यू आ जाएगा, और यदि यहाँ पे प्लस क्यू आ गया तो इसके अंदर में माइनस क्यू आएगा, क्योंकि जो थर्ड जो ए है, ए के पास टोटल चार्ज 0 है, तो अंदर और बाहर का ऐड होके 0 होगा। अब आप यदि ए बी सी पे यदि चार्ज ऐड करेंगे तो आप देखिएगा टोटल चार्ज जो दिया गया है उसके बराबर हो जाएगा। सो आई होप ये सबके समझ में आया होगा किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। एनी प्रॉब्लम विद दिस? सबके समझ में आया ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो आई गेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट, जिनमें ने सही आंसर दिया है इसका। सो आई गेस सबको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगला क्वेश्चन मेरा है कि यदि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, दिस इज स्फेरिकल शेल, इसे हम चार्ज Q देते हैं, आई प्रोवाइड अ चार्ज Q टू दिस, ठीक है, एंड दिस इज कंडक्टर शेल, और मैं दो पॉइंट लेता हूं, A पॉइंट लेता हूं और एक B पॉइंट लेता हूं। लेट्स से A पॉइंट का डिस्टेंस RA है, B पॉइंट का डिस्टेंस RB है, और ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस R है। बहुत ही आसान सा सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, और सवाल ये है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B? A और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन। तो आई कैन से कि चूंकि ये कंडक्टर है एंड कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज जो होगा ये आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनर सरफेस पे चार्ज कुछ भी नहीं होगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, आंसर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के Q अपॉन RB स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यदि पोटेंशियल पॉइंट A पे पता करना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A जो होगा वो हो जाएगा KQ। एनीबॉडी कैन आंसर क्या आएगा डिनोमिनेटर में? वेरी गुड, कैपिटल R आएगा, क्योंकि यदि हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल को कांस्टेंट होना है, और पोटेंशियल एट B जो होगा दैट विल बी KQ अपॉन RB हो जाएगा। दिस इज नाउ these are basically formula that we have already discussed in previous class। ये जो है basically formula है जो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट दे आर वेरी पावरफुल फॉर्मूलाज, क्योंकि हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन्हीं 4 फॉर्मूला से सॉल्व होता है, विच आई हैव रिटन हियर। फाइन, सो नाउ आई विल मूव अहेड, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और फिर आपको कुछ शेल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सपोज हमारे पास कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, हमारे पास दो शेल्स हैं, दे आर कॉन्सेंट्रिक A and B, let's say the radius is R and let's say the radius is 3R। ठीक है, मैंने इनर शेल को एक चार्ज दिया Q और मैंने आउटर शेल को एक चार्ज दिया 3Q, और अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, व्हाट इज द electric field and electric potential at point A, B and C। point A जो है वो R/2 डिस्टेंस पे है, point B जो है वो 5R/2 डिस्टेंस पे है, एंड point C जो है वो 4R डिस्टेंस पे है, point C 4R डिस्टेंस पे है। आपको बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A, B एंड C।
सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करके और बताइए आंसर क्या आ रहा है। सर डन। चलिए एक बार चार्ज कैलकुलेशन का फिर से बताइए ना। चार्ज कैलकुलेशन का, ठीक है, मैं फिर से चार्ज कैलकुलेशन का बताता हूँ, ठीक है। सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई गेस आप कह रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। देखिए, आपको ये याद रखना है कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है, यदि हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इसे हम नाम देते हैं एक्सेस चार्ज, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सेस चार्ज। और जब भी हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देंगे, वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंडक्टर को जब भी एक्सेस चार्ज दिया जाता है वो आउटर मोस्ट सरफेस पे आके होगा, अंदर खाली रहेगा, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रुकेगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। यदि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कैविटी है, यदि एक कंडक्टर है और उसके अंदर कैविटी है, कैविटी का मतलब खोखला, ठीक है, खाली जगह है, और तब यदि हम इसे एक क्यू चार्ज देते हैं तो अभी भी ये जो है आउटर मोस्ट सरफेस पे ही आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो एक्सेस चार्ज जब भी दिया जाता है तो एक्सेस चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे आके कंडक्टर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि एक कैविटी है, यदि एक कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, मान लीजिए क्यू रख देते हैं, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, हवा में सस्पेंडेड है एक चार्ज, कैविटी के अंदर एक कैविटी वो है, उसके अंदर खाली जगह है, उसमें वो सस्पेंडेड है। तो ये चार्ज क्या करता है कि ये चार्ज दिस विल इंड्यूस कंडक्टर का जो कैविटी है उसमें एक ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करेगा। यहाँ पे एक चार्ज जो इनर सरफेस है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका जो बाहर वाला सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो वहां पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ प्लस चार्ज हो जाता है, तो इस वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज हो जाता है। तो दो चीजें यहाँ पे हो रही, एक में हम एक्सेस चार्ज दे रहे हैं और एक में हम एक पॉइंट चार्ज को हवा में रख रहे हैं, कंडक्टर से टच नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर के कैविटी के अंदर रख रहे हैं। तो जब हम कंडक्टर के कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं हवा में बिना कंडक्टर को टच किए हुए, तो कंडक्टर पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक कैविटी सरफेस पे और एक आउटर सरफेस पे। जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसे हम एक्सेस चार्ज कहते हैं, वो जो होता है वो हमेशा आउटर सरफेस पे चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, वो कंडक्टर का शेप जो है
वो स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है। कितना मोटा है? तो एक एल्युमिनियम फॉइल जिसमें खाना लपेटते हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल के इतना मोटा कंडक्टर है। अब यदि हम इसे एक चार्ज Q देंगे तो ये चार्ज जो होगा ये बाहर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। लेकिन इसी कंडक्टर के बीच में यदि हम एक Q चार्ज रख देंगे तो ये क्या करेगा कि ये अंदर वाले सरफेस पे एक चार्ज करेगा -Q, और एक बाहर वाले सरफेस पे चार्ज करेगा +Q। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये जो चार्ज होगा ये इंड्यूस चार्ज कहलाएगा। पहले केस में ये एक्सेस चार्ज कहला रहा है, लेकिन ये माइनस और प्लस जो आ रहा है वो इंड्यूस चार्ज कहला रहा है। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। और यहाँ सेंटर पे जो रखें ये हवा में रखें एक पॉइंट चार्ज। ये समझ में आया? अब क्या करना है कि अब हम दोनों सिचुएशन को जोड़ देंगे। इन दोनों सिचुएशन को जोड़ दिए तो बेसिकली मैंने सेंटर पे भी एक चार्ज Q रख दिया और इसे भी चार्ज Q दे दिया। तो अब क्या होगा, यदि मैंने सेंटर पे चार्ज Q रखा तो अंदर वाले सरफेस पे -Q आ जाएगा और इस एक बाहर वाले सरफेस पे +Q आ जाएगा, प्लस साथ में एक्सेस चार्ज भी +Q है। तो बाहर वाले सरफेस पे टोटल 2Q आ जाएगा और अंदर वाले सरफेस पे -Q और सेंटर में Q। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों सिचुएशन को मिला दिया। ठीक है, आई मिक्स्ड बोथ द सिचुएशन। और इन दोनों के बेसिस पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, जो मैंने ऊपर में यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा था कि जब भी कंसेंट्रिक शेल होगा, ठीक है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे जितना मैंने बताया। आप बस ये क्या करेंगे कि जो आमने सामने वाला सरफेस है उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रख देंगे, और जो सबसे बाहर में सरफेस है उसमें आप पूरे सिस्टम को कितना चार्ज दिया गया है, एक्सेस चार्ज, वो ऐड करके इंक्लूडिंग द पॉइंट चार्ज, उन सबको ऐड करके और आउटर मोस्ट सरफेस पे रख देंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि सपोज हमारे पास 3 स्फीयर है। अब इसके सेंटर पे मैंने Q चार्ज रखा, ठीक है, दिस इज इट विजिबल? ये जस्ट फिर से मैं बना रहा हूं। हमारे पास 3 स्फीयर है और मैंने चार्ज इस तरह से दिया कि इससे मैंने Q चार्ज दिया, इस वाले पे मैंने 2Q चार्ज दिया, इस वाले को मैंने 3Q चार्ज दिया और इस वाले को मैंने 4Q चार्ज दिया। तो बेसिकली मैं आपसे पूछूंगा एक्सेस चार्ज यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक्सेस चार्ज क्या है? तो एक्सेस चार्ज यहाँ हो जाएगा Q + 2Q + 3Q + 4Q। मतलब हर एक को जो हमने चार्ज पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे एक्सेस चार्ज कहते हैं। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10Q। तो ये 10Q आउटर मोस्ट सरफेस पे लिख देना है कि 10Q आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज होगा। तो ये आउटर मोस्ट सरफेस पे हमेशा जितना भी आप सिस्टम में चार्ज दे रहे हैं उन सबको यदि आप ऐड कर देंगे तो वो आउटर मोस्ट सरफेस पे होगा। तो 4 3 7 2 1 9 1 10 10Q आउटर मोस्ट सरफेस पे। अब आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट स्फीयर है उसे दिया तो हमने 4Q है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे 10Q है। तो मतलब इनर सरफेस पे कितना होगा, 6Q होगा, सॉरी -6Q होगा। क्यों -6Q होगा? क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे -6Q और 10Q तो 4Q बचा हुआ रह जाएगा, दैट इज द एक्सेस चार्ज। जब ये -6Q हो गया तो इसके सामने वाला जो सरफेस है उस पर +6Q आपको देना होगा। जब आप इधर की तरफ +6Q दे दिए और उस पर टोटल चार्ज 3Q है, दैट मीन्स इनर सरफेस पे -3Q चार्ज होगा। जब इनर सरफेस पे -3Q है तो इसके सामने में +3Q चार्ज हो जाएगा। +3Q चार्ज है और टोटल चार्ज 2Q है, दैट मीन्स इनर सरफेस पे -Q चार्ज होगा। तो ये हमारा 6 सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये समझ में आया आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, देन आई Yes, sir. ये समझ में आया आपके ये 2 स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरह से करना है? Yes, sir. चलिए, अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये है, तो मैं अब यहाँ पे पूछूंगा कि व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कि टोटल एक्सेस चार्ज कितना है, 3 + 4 4Q। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है यहाँ पे 4Q चार्ज आ जाएगा।
और लेकिन इसके पास टोटल चार्ज कितना है 3q है, मतलब इनर सरफेस पे -q होना चाहिए ताकि 4q और -q मिलके 3q बन जाए। यदि यहाँ पे -q आ गया है तो इसके ऑपोजिट सरफेस पे कितना होना चाहिए +q होना चाहिए। इसके सामने में यदि q है लेकिन इस पे देख रहे हैं टोटल चार्ज q है तो इसके इनर सरफेस पे 0 हो जाना चाहिए। तो अब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हो गया है, तो हमारे पास इस तरह से है, लेट्स सी हियर, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सरफेस पे 0 चार्ज, यहाँ पे q चार्ज, यहाँ पे 4q चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज। ये अब हमारे पास कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या क्या है 0 q -q 4q। तो लेट्स से इसे मैं नाम 1 दे देता हूँ, इसे नाम 2 दे देता हूँ, इसे नाम 3 दे देता हूँ और इसे 4 नाम दे देता हूँ। और हमें पता करना है पॉइंट ए पे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे जो होगा वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इन चारों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बहुत सारे चार्ज रहते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दिया जाता है सारे चार्जेस के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चार्ज हैं 0 q -q और 4q, मतलब इन सब का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैं कह दूंगा कि ए पॉइंट पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 3 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और 4 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो क्यों इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो अभी मैंने ऊपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। तो इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और आउटर पॉइंट पे KQ/R² होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट ए जो है ये 0 चार्ज के लिए भी इनसाइड है, Q चार्ज के लिए भी इनसाइड है, -Q चार्ज के लिए भी इनसाइड है और 4Q चार्ज के लिए भी इनसाइड है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट ए पे वो 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल पॉइंट ए पे वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चारों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका सम होगा। तो बेसिकली ए पॉइंट पे पोटेंशियल अब 1 के कारण 0 चार्ज है तो 1 के कारण 0 हो जाएगा पोटेंशियल, 2 के कारण 2 क्या चार्ज है Q है तो ये हो जाएगा KQ/R। क्यों KQ/R हो जाएगा? क्योंकि जो A पॉइंट है वो चार्ज 2 का इंटरनल पॉइंट है और किसी भी स्फेरिकल चार्ज के कारण इंटरनल जो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये भी जब मैंने पूछा था तो आपने बताया था KQ/R, इनसाइड पॉइंट पे KQ/R। तो बेसिकली मैंने ये जो क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन में R रेडियस है इनर वाले का, इफ यू लुक हियर क्वेश्चन में R रेडियस था और 3R रेडियस था, तो बेसिकली ये KQ/R हो जाएगा प्लस V3 क्या है -Q, सो ये हो जाएगा K -Q अपॉन 3R हो जाएगा और चौथा हो जाएगा K 4Q अपॉन 3R। इन सबको सम करेंगे तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए? यदि किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, सबके समझ में आया ये पॉइंट है? एनीबॉडी? ठीक है। अब लेट्स कम टू बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे दे रखा था मैंने, इफ यू लुक हियर, सो बी पॉइंट जो मैंने दे रखा है ये 5R/2 डिस्टेंस पे है और दोनों के बीच में है बी पॉइंट, दोनों स्फीयर के बीच में है। तो अब बी पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा वो हो जाएगा E1 E2 E3 E4, मतलब चारों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के का सम होगा। तो अब चारों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा बी पॉइंट पे, तो पहले के कारण 0 हो जाएगा, सेकंड के कारण इस बार 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकंड से बाहर में लाई कर रहा है, तो सेकंड से जब बाहर में लाई करेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5R/2, तो बेसिकली दिस विल बी 5R/2
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद E3 के कारण 0 हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा सरफेस है बी पॉइंट तीसरा सरफेस के अंदर के तरफ है और चौथा सरफेस के भी अंदर है, तो इसीलिए तीसरा और चौथा सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। बस दूसरे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पहले सरफेस पे तो 0 ही चार्ज है। तो ये हमारे पास आ जाएगा EB का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एट B, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 4। अब 1 और 2, B पॉइंट जो है 1 और 2 के बाहर है और 3 और 4 के अंदर है, तो 1 और 2 के 1 के कारण 0 हो जाएगा क्योंकि 0 चार्ज है, दूसरे के कारण हो जाएगा KQ अपॉन 5R/2 हो जाएगा। V3 के कारण, तो V3 के कारण हो जाएगा K, चार्ज जो है यहाँ माइनस Q है, तो दिस इज K माइनस Q डिवाइडेड बाय 3R, क्योंकि B पॉइंट थर्ड सरफेस के अंदर है और थर्ड सरफेस के कारण कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। कितना पोटेंशियल होगा? KQ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस K 4Q, आई गेस दिस चार्ज इज 4Q, तो ये हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाय 3R, ये हो जाएगा B पॉइंट का। सो एनी कंफ्यूजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B? कितने लोगों का ये आंसर आया था? A और B का आंसर सही है? सर बी का सही आया। सही आया, ओके। चिन्मय का भी सही आया, गुड। नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट C। बट सर, हाँ जी सर ये 4 सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ ना, डायरेक्ट भी किया तो सेम ही आंसर आता है, 2 स्फीयर कंसीडर। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अब मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, मैं ये इस पे आता बाद में, बट देखिए मैंने क्या किया कि मैं पढ़ाना स्टार्ट किया कि मैंने स्फेयर लिया, ठीक है। स्फेयर को मैंने 2 तरीके में डिवाइड किया, एक स्फेरिकल शेल और एक हॉलो स्फेयर, ठीक है। यह हॉलो स्फेरिकल शेल और एक जिसमें रेडियस इक्वल R1 नॉट इक्वल टू R2 है। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया कि डायरेक्टली करने से भी सेम आंसर आ रहा है, तो बेसिकली मैं अभी इसके बाद जो है आगे डिस्कस करता कि जब भी हमारे पास स्फेरिकल शेल आएगा, ठीक है, तो स्फेरिकल शेल में हम एक अजम्पशन डाल देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा वो हमेशा एक्सेस चार्ज के कारण होगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, क्योंकि कंडक्टर में 2 तरीके के चार्ज होंगे, एक एक्सेस चार्ज होगा, एक इंड्यूस चार्ज होगा। तो मैं वो अभी स्टेटमेंट आगे पुट करने वाला था, इस क्वेश्चन के बाद या नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्वेश्चन पुट करने वाला था। मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिस इज द जनरल मेथड ऑफ डूइंग, ठीक है। यदि इस तरीके से आप करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन ये लंबा मेथड है, तो इसको मैं करने के लिए क्या कर दूंगा, एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि जब भी हमारे पास स्फेरिकल शेल होगा तो आप इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता करेंगे, बस जो एक्सेस चार्ज दिया गया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे, ठीक है। Is it fine? So basically I am trying to do it by a general method so that you understand this. आप इसे समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि फिर मैं करूंगा स्फीयर के लिए जहां पे रेडियस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ठीक है, तो वहां पे मुझे फिर यही मेथड करना पड़ेगा। वहां पे जो आप अपने तरीके से कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। यू विल बी गेटिंग अ रॉन्ग आंसर देयर कि डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा ये। सो बेसिकली दिस इज द जनरल मेथड। लेकिन शेल में क्या हो जाता है, इंड्यूस चार्ज के कारण वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए आप डायरेक्टली भी करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, बट दैट इज अ फ्लूक जो इस सिचुएशन में बस लगेगा। यदि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो जिनके नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आप समझिए, क्योंकि मैं आगे इन चीजों को जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम यदि पॉइंट C पे आते हैं, तो पॉइंट C पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चारों के कारण सम हो जाएगा, E1 E2 E3 E4, मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनके कारण का सम हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट C है, यदि आप देखिएगा तो ये मैंने 4R डिस्टेंस पे लिया और चारों के बाहर है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस KQ बाय 4R होल स्क्वायर प्लस K माइनस Q
4r होल स्क्वायर प्लस k 4q upon 4r whole square. This is the electric field at C and potential at C जो हो जाएगा V1 plus V2 plus V3 plus V4 हो जाएगा. पहले के कारण 0 हो जाएगा, दूसरे के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा that is KQ upon 4R हो जाएगा, K minus Q upon 4R हो जाएगा and then we have K 4Q upon 4R हो जाएगा. This will be the potential. So यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो होगा that will always be due to excess charge और induced charge के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज का कंट्रीब्यूशन जैसे कि क्या क्या इंड्यूस्ड चार्ज है. तो इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो माइनस क्यू है दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड चार्ज. ठीक है, और ये जो 4q है ये 4q भी 3q प्लस q से बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज ऑल्सो इंड्यूस्ड चार्ज. तो बेसिकली माइनस क्यू और प्लस क्यू ये जो है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होगा वो हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा. इनके कारण क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैंसल आउट हो जाता है? द ओनली रीजन इज कि रेडियस r1 इज इक्वल टू r2 है, इसलिए कैंसल आउट हो जाता है, जिसका मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो चीज. तो जब तक मैं स्फीयर का मतलब स्फीयर जहाँ पे रेडियस अलग अलग होते हैं वो नहीं डिस्कस करूंगा तो आपको पूरा एक हॉलिस्टिक पिक्चर नहीं मिलेगा. तो अभी स्टिक टू द वे आई हैव टॉट यू, जैसे मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना, उस तरह से आप स्टिक कीजिए, तब आपको जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू मेक हियर. सो वी विल स्टॉप हियर. ठीक है, टुमारो वी विल ट्राई टू एंड द कंडक्टर टॉपिक. ठीक है, कल हम कंडक्टर टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे. बेसिकली कंडक्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. कंडक्टर का एक पार्ट स्फेरिकल और दूसरा प्लेट कंडक्टर्स. तो प्लेट कंडक्टर्स जो है वो कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्लेट कंडक्टर से ही कैपेसिटर बनता है. जब दो प्लेट कंडक्टर, बट थोड़ा बहुत जो है कल मैं बताऊंगा, इट विल नॉट बी लाइक कि पूरा का पूरा कैपेसिटर में ही डिस्कस करूंगा, थोड़ा मैं कल डिस्कस करूंगा प्लेट कंडक्टर्स, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा. ज़्यादा डिटेल में मैं कैपेसिटर वाले में ही पार्ट में डिस्कस करूंगा. सो लेट्स स्टॉप इट हियर. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. ठीक है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में. तो इस पार्ट में आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आई विल आस्क यू कि रेज क्वेश्चन एंड डिस्कस इट विथ मी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यदि आज और कल का क्लास समझ में आ जाता है सो दिस मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ही इजी है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैट था दैट वाज थ्योरेटिकल, और कल से जो हम लोग पढ़ रहे हैं और कल तक जो पढ़ेंगे दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can raise it in the next class or even in the doubt forum. ठीक है, और बेसिकली वहाँ पे मैं उन्हीं लोगों का ज़्यादा आंसर करने का प्रेफर करता हूँ जो रेगुलर रहते हैं क्लास में. सो आई एंजॉय आंसरिंग देयर क्वेश्चन. कुछ लोग होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि बस पूछ रहे हैं, सो उससे ना उन्हें फ़ायदा है ना मुझे फ़ायदा है. ठीक है, मुझे इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे मज़ा नहीं आता. सर आपसे कुछ बात करनी थी. हाँ बताओ. सर मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया है आपकी. हाँ. और मैंने YouTube पे इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट लेक्चर भी देखा. हाँ. सर YouTube पे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, थर्ड फोर्थ है नहीं और फिफ्थ है सीधा. और मैंने आज कंडक्टर्स आपसे मतलब आज पढ़ा तो बीच में से आया, तो थर्ड और फोर्थ आप डाल सकते हैं क्या YouTube पे? हाँ, मेरे पास सारा लैपटॉप पे पड़ा है. बेसिकली क्या हुआ ना, मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई तो सब कुछ मेरा प्लानिंग जो था ना वो कचरा हो गया. तो मैं अपलोड कर दूंगा. मैं बेसिकली हर दिन आजकल सोचता हूँ, करता नहीं हूँ, तो आज रात में कर दूंगा बेसिकली. ठीक है, ओके. सर जैसे वो मेरे पास जैसे नोट्स भी है, तो सारे लेक्चर के नोट्स जैसे आप अवेलेबल कर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दोगे? हाँ, मतलब हर दिन क्लास के बाद जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो मैं पुट कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे.
ठीक है। यस सर। और किसी तरह का नोट्स चाहिए तो वो भी मतलब लाइक प्रीवियस ईयर जो मेरे स्टूडेंट वगैरह ने नोट्स बनाया और वो नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं पुट अप कर सकता हूँ यदि सब चाहिए तो। बट राइट नाउ अभी जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं, ठीक है। सर कल भी 8 बजे रहेगी क्लास? हाँ हाँ 8 बजे ही, मतलब इट्स द कन्वीनियंट टाइम फॉर एवरीबडी। मतलब कुछ 2-3 लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत होता है अर्ली आवर्स में या इस तरह से। ऐसे चिन्मय रेगुलर आता है तो चिन्मय को थोड़ा 8 बजे दिक्कत हो जाता है, मुझे भी दिक्कत, बट सबके लिए कन्वीनियंट रहता है 8 to 9, तो इसीलिए मैं 8 to 9। सर सर बताओ। सर एक फील्ड का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप पोस्ट कर देंगे? ठीक है सर, पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स एंड द क्लास। सर टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक भेज दीजिए ना यहाँ पे। हाँ भेज देता हूँ मैं। क्या व्हाट्सएप का भेज देता हूँ, व्हाट्सएप सर काफी। व्हाट्सएप पे मैं आ गया हूँ। हाँ ठीक है, तो बस व्हाट्सएप पे मैं टेलीग्राम का भी पोस्ट कर दूंगा। ओके ठीक। सर लेक्चर कब तक अपलोड कर दोगे आप? अच्छा अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, अराउंड 11-12 के अराउंड आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। मीटिंग फ्रॉम 9:30 to 10:30, उसके बाद में। ओके सर, थैंक यू सर।